तो विद्यार्थियों, लास्ट टर्म पर हमने जान लिया हुआ है समरूप चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी छड़ चुंबक को रखा जाता है तो उस पर लगने वाला बलाघूर्ण और उसको एक एंगल से दूसरे एंगल तक घुमाने में किया गया कार्य का व्यंजक हमने कल प्राप्त किया था। बलाघूर्ण टाउ बराबर होता है एम बी साइन थीटा एंड कार्य डब्ल्यू बराबर क्या होता है एम बी 1 माइनस कॉस थीटा। पढ़े हैं ना? कल ही पढ़े हैं। आज हम इसके आगे की बात करने वाले हैं। अब हम जानेंगे कि यदि उसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में जो रखा गया हुआ है किसको रखा गया है, छड़ चुंबक को, तो यदि वो फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब वो मान लो उस पर बलाघूर्ण लग रहा है और यूं यूं वो मोशन कर रहा है, गति कर रहा है, तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? आवर्तकाल समझते हो? एक कंप्लीट चक्कर में लगने वाला टाइम है ना। यदि पूरा घूम रहा है तो पूरा में वैसे ही हो तो बस ऐसे ऐसे करेगा, उसमें कितना टाइम लगेगा इसकी बात चल रही है हमारी। तो इसको निकालने का प्रयास करते हैं। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है 2017 में शायद पूछा है ना। देखते हैं कैसे करेंगे इसे। मान लो ये हमारा समरूप चुंबकीय क्षेत्र है, बात नहीं करिए, ये हमारा समरूप चुंबकीय क्षेत्र है। इस क्षेत्र में रख देते हैं हम छड़ चुंबक को। इस छड़ चुंबक को रख दिया हमने। ओके, मान लो यहाँ पर है m और यहाँ पर है माइनस m। क्षेत्र की दिशा ये है, समझने का प्रयास करना ध्यान से। ये है क्षेत्र की दिशा जिसको मैंने b कहा है, b क्षेत्र की दिशा है। ओके, इसमें रख दिया गया। कल की बातों से देखें तो प्लस पर इधर की ओर बल लगेगा, क्या कितना बल लगेगा? हाँ bm, ठीक कही, mb, और माइनस पर इसके विपरीत दिशा में इधर की ओर लगेगा, फिर से mb। ओके, अब देखो ऐसा कुछ है और इस पर बल लग रहा है, एक पर इधर और दूसरे पर इधर। तो ये क्या ऐसे करेगा? जब ये नीचे जाएगा, मान लो यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ से ऐसे करते करते मान लो इस पर उधर, इस पर इधर लग रहा है, ध्यान से देखना। तो क्या होगा, इसको इसने खींचा इधर इधर, तो ये सीधे यहीं पर नहीं रुकेगा, क्योंकि कुछ गति के साथ होगा तो थोड़ा सा आगे चला जाएगा। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार झूला ऐसे यहाँ से चालू हुआ और जब गतिकरण होता है तो बल इस पर लग रहा है धरती के यहाँ बीच पर, यहाँ पर, लेकिन ये यहीं पे आके रुकता है क्या? नहीं, थोड़ा सा आगे भी चला जाता है। ऐसे होता है। क्यों ऐसे होता है? बिकॉज यहाँ से चला तो उस इनर्सिया ने, उस जड़त्व ने इसे यहाँ पर आके रुकने नहीं दिया, थोड़ा देर और आगे चलाया। ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। सिमिलर काम यहाँ पर हो रहा है। ये यहाँ से चालू हुआ, ये आके यहीं रुकना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर फोर्स ये पूरा का पूरा इधर लगेगा, ये पूरा का पूरा इधर लगेगा, यहाँ रुक जाना चाहिए था, लेकिन नहीं रुकेगा यहाँ पर, चूँकि कुछ गति के साथ आता है तो ये यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ये। तो यही एक कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है ये पूछा जा रहा है। समझ में आई बात, क्या पूछा जा रहा है? यस। तो हमने जाना टाउ बराबर, कल ही जाना है, क्या होता है टाउ बराबर? टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा, ये टाउ है हमारा। इस पर लगने वाला बलाघूर्ण टाउ ये है। अच्छा, यदि कोण बहुत छोटा हो, ध्यान से समझिएगा, यदि जो कोण है वो बहुत छोटा हो, बहुत छोटा है कोण। अच्छा, बहुत छोटा की स्थिति में सोचते हैं, क्या बहुत छोटा का मतलब 0? और क्या 0 पर साइन 0 का मान क्या हो जाता है? 0। यानी कि क्या होता है, बहुत जब छोटा होता है ना एंगल, तो साइन थीटा लगभग बराबर हो जाता है किसके? थीटा के। थीटा के साइन थीटा का वही मान होगा जो थीटा का होगा। कैसे? तो हम मान लेते हैं कि मान 0 है, तो क्या साइन 0 का मान वही हो जाता है जो 0 का है? थीटा का मान 0 और साइन 0 का मान भी 0, दोनों बराबर नहीं हो गया? ग्राफ से भी आप देख सकते हैं, देखो ऐसे। तो 0 पर आकर के देखो क्या है, थीटा भी 0 है और साइन 0 का मान भी 0 है, ग्राफ सेम हो गया। ठीक है ना भाई? अच्छा, ऐसा कुछ हो गया। चलो अब देखते हैं, ऐसा हो गया तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा? टाउ बराबर क्या हो जाएगा? एम बी थीटा, एम बी थीटा, टाउ बराबर हो गया। अच्छा, अब आपने पढ़ा होगा कहाँ पर? 11th के मैंने एक चैप्टर रोटेशन में आपको पढ़ाया होगा, टाउ बराबर आई अल्फा। याद आया थोड़ा सा? टाउ बराबर आई अल्फा। मैं कंपेयर करता हूँ, जैसे एफ बराबर एम ए होता है ना, एफ बराबर एम ए, समझिए ध्यान से, ये रेखीय गति में है। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ है नहीं, वो लंदन पेरिस से पढ़ाई कर रहे हैं और उनको हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, तो मैं थोड़ा सा कंपेयर कर देता हूँ। आप तो पूछ भी लेते हो कि सर या
F बराबर एम ए होता है ना। अच्छी बात। जो काम ए का वो काम अल्फा का, याद होगा। जो काम रेखीय गति में त्वरण का वही काम कोणीय गति में कोणीय त्वरण का। अरे अल्फा क्या है? कोणीय त्वरण है। ए क्या है? त्वरण है। अच्छा, जो काम भी का वही काम ओमेगा का। जो काम भी का वो काम। वेग जो काम करेगा रेखीय गति में वही काम कोणीय गति में कौन करेगा? ओमेगा। जो काम मास करेगा वही काम कौन करेगा? आई। जो काम मास का, जो काम द्रव्यमान का वही काम कोणीय गति में किसका? इनर्शिया का, आई का। किसका? आई का, तो जड़त्व का। अच्छा, जो काम एफ करेगा वही काम, कल भी मैंने पढ़ाया, जो काम एफ करेगा रेखीय गति में वही काम कोणीय गति में कौन करेगा? टाउ। क्या करेगा? कौन काम करेगा? टाउ, है ना। चलो, तो एफ बराबर एम ए याद होगा। एफ बराबर, तो बताइए तो उसी प्रकार टाउ बराबर क्या हो जाएगा? आई अल्फा। टाउ बराबर जान गए ना। ये कंपैरिजन बड़ा ही सरल सा है। मैंने इस पर ढेर सारा एक बोर्ड भर दिया था जब मैं वहां पढ़ा रहा था, तो याद आया थोड़ा थोड़ा? नहीं याद आया ना? पिछले जन्म जैसा लग रहा है ना। इस जन्म में तो बिल्कुल कभी नहीं पढ़ा है ना। कसम खाने को तैयार है हम सब, है ना। पढ़ाया है मैंने, मुझे पूरा का पूरा याद है। एक बोर्ड मैंने भर दिया था। जो काम ए का वो काम अल्फा का, जो काम भी का वो काम ओमेगा का, जो काम एस का वो काम थीटा का, जो काम एस का वो काम यस। जो काम और भी क्या था, जैसे कल भी हमने लिखा है वर्क बराबर क्या लिखे थे कल? टाउ थीटा, याद आया? ऐसे ही तो हुआ है। जो काम एस का वो काम थीटा का। तो सोचो, वर्क बराबर होता है बल गुने विस्थापन। रेखीय गति में वर्क बराबर क्या होता है? बल गुने। चलो, बल का काम कौन कर रहा है? टाउ। अब विस्थापन का काम कौन कर रहा है? थीटा। देखो तो यही तो हुआ, नहीं हुआ? सेम है, पूरा सेम है। रेखीय गति में जो होता है सेम सेम कहाँ होता है? कोणीय गति में। v बराबर यू प्लस ए टी, याद होगा एक फॉर्मूला। वैसे ही यही v बराबर फॉर्मूला निकल जाएगा, ओमेगा बराबर ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी। सेम दिख रहे हो? ए का अल्फा, v और u सेम सेम है। v होता है अंतिम वेग, u होता है प्रारंभिक वेग। वैसे ही ओमेगा क्या है? ओमेगा क्या? अंतिम कोणीय वेग, और ओमेगा नोट क्या है? प्रारंभिक कोणीय वेग। मान लो मैं लिख रहा हूं s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लिखवा तो क्या लिखूंगा? कोणीय के लिए थीटा बराबर ओमेगा नोट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। देख रहे हो ना? अरे यार, पूरा का पूरा क्या है? सेम है, सब कुछ सेम है, क्वेश्चन भी सेम होते हैं, ठीक है ना। तो चलो, मैंने ये आपका बड़ा लंबा सा कंपैरिजन बताया, ध्यान से। तो टाउ बराबर क्या होता है? यस। और टाउ बराबर कहां से? रोटेशन से, यानी कि घूर्णन गति से। घूर्णन गति से क्या जानते हो? टाउ बराबर, इतना जानने के बाद आई अल्फा। टाउ बराबर आई अल्फा। कंपेयर करो ऊपर नीचे को, 1 इसको मान लो, इसको 2 मानो। क्या बायां पक्ष बरोबर है? इसका मतलब समीकरण 1 तथा 2 से क्या आई अल्फा बराबर हो जाएगा एम बी थीटा के। अरे यार, होगा ना। यहां से अल्फा क्या आ गया? एम बी थीटा बाय आई। समीकरण 3। चलो भाई, बढ़िया बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। पुनः मैं अब एक चैप्टर पर और वापस जाऊंगा, एसएचएम पर, सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिर से चले जाइए फ्लैशबैक में। वैसे मैंने वहां पर भी आपको कहा था और यहां भी कह रहा हूं, एसएचएम में हमने पढ़ा होगा। अब लिखेंगे एसएचएम से, एसएचएम से यानी कि सरल आवर्त गति से हमने पढ़ा होगा क्या कि अल्फा जो होता है वो होता है माइनस का ओमेगा स्क्वायर थीटा। देख लो जरा फिर से वापस चैप्टर में जाकर के। एसएचएम जहां भी लिखूंगा मैं, जहां भी अपने को आवर्तकाल निकालना होगा, क्या निकालना होगा? आवर्तकाल। हम लिखेंगे अल्फा बराबर क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर थीटा। मैंने मॉड लिख दिया तो क्या ओमेगा स्क्वायर थीटा हो गया। मुझे वैल्यू निकालनी है तो क्या लिख दिया मैंने? ओमेगा स्क्वायर थीटा। आप जा सकते हो चैप्टर में, सीधे सीधे मैंने वहां पर लिखवाया है। और ये कैसे आया था मैंने वो भी लिखवाया है। याद आया? और नहीं भी याद आया तो पीछे जाइए, और जहां जहां हमें आवर्तकाल निकालना पड़ेगा हम फाइनली ये अल्फा निकालेंगे और लास्ट में क्या लिखेंगे? अल्फा बराबर ओमेगा स्क्वायर थीटा। कहां से? एसएचएम से। वहां पर हमने लिखा भी हुआ है। और यही सेम चीज मैंने प्रूव करवाया है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। आपको पीछे करवाऊंगा मैं, देखना वहां पर पहुंचोगे आपको लग जाएगा, वही मिल जाएगा लिखा हुआ। चलिए, तो ये होता है एसएचएम से। समीकरण 4, समीकरण 3 और 4 से
बोलो समीकरण 3 4 को घूर करके, क्या ओमेगा स्क्वायर थीटा सीधे सीधे बराबर हो गया एम बी थीटा बाय आई, थीटा ने थीटा को मार दिया, ओमेगा स्क्वायर बराबर एम बी बाय आई, यार सही है ना, या ओमेगा बराबर क्या अंडर रूट ऑफ एम बी बाय आई। अच्छा ओमेगा क्या होता है, ओमेगा बराबर यस कोणीय वेग, और कोणीय वेग बराबर क्या होगा, कोणीय विस्थापन बट्टा समय, कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बट्टा एक कंप्लीट चक्कर में कितना कोणीय विस्थापन, तो मान लो एक कंप्लीट चक्कर में 2 पाई, बोलो ना, अच्छा एक कंप्लीट चक्कर में कितना 2 पाई, और समय कितना t, तो ओमेगा बराबर क्या हो गया फॉर्मूला 2 पाई बाय टी, ये भी मैंने कई बार बताया ना, बहुत अच्छा भुलक करो। अच्छा तो क्या मैं ओमेगा की जगह लिख दूं 2 पाई बाय टी, तो 2 पाई बाई टी बरोबर है अंडर रूट ऑफ एम बी बाई आई है, 1 नहीं है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, क्या है, अच्छा यहाँ से मुझे टी चाहिए, क्या चाहिए, क्या उल्टा करना पड़ेगा, मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर रहा हूँ, सीधे आंसर लिखता मैं यहीं पर कि टी बराबर 2 पाई अंडर रूट ये होता है, लेकिन देखो चलो टी बराबर पलटी मार दो, पलटी मार दो, पलटी मार दो, तो क्या आई बाई एम बी हो गया, आई बाई, इसीलिए टी बराबर अंडर रूट में ना, टी बराबर बोलो क्या 2 पाई ऊपर जाएगा, तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाई एम बी, है ना। चलो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जिसके पास कॉपी है पलटो, वहां टी बराबर मैंने लिखवाया होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाई पी ई, जो काम एम का वही काम पी का, और जो काम ई का वो काम बी का, सेम सेम, वहां भी मैंने प्रूव करवाया हुआ, ऐसे ही करवाया है, एक भी चीज मैंने अलग किया हो तो बोलो देख करके, सेम काम हमने किया होगा। है ना भाई, तो देख रहे हो पूरा का पूरा सिमिलर चल रहा है, और यदि इसके बाद आप मुझे कहते हो कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या दोस्त इस चैप्टर का है कि पिछले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो आपने पाप किए उसका है ना भाई यार। यदि आपको यहाँ समझ नहीं है इसका मतलब क्या है कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में उड़ गया होगा, और जब आपको ऑनलाइन में ऑफलाइन जब चल रहा था, आप मेरे सामने थे, तब तो आप मेरे से पूछ सकते थे, नहीं अभी घर से पढ़ाई कर रहे हो तब लोग पूछ भी नहीं सकते हो, और तब बोले सर समझ में नहीं आया, कैसे आएगा, नहीं समझने के लिए थोड़ा सा अकल लगाना पड़ता है, थोड़ा सा घर पर देखना पड़ता है, देखोगे तभी आएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर भी होंगे शायद जिनका थोड़ा थोड़ा उड़ रहा होगा, इनफैक्ट थोड़ा की पूरा उड़ रहा होगा, उसको उड़ने से कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि वो घर पर पढ़ता ही नहीं है बिल्कुल भी। थोड़ा सा भी घर पर पढ़ोगे ना आराम से हो जाएगा, और थोड़ा सा पढ़ करके आराम से यदि हो गया ना तो अच्छा नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है आपको, लेकिन दोनों में बीच में थोड़ा सा का फर्क है, वो थोड़ा सा ही नहीं हो रहा है, जैसे ही थोड़ा सा होना शुरू हुआ फिर मजा आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित क्षर चुंबक के आवर्तकाल का व्यंजक प्राप्त करें। उपस्थित क्षर चुंबक के आवर्तकाल का व्यंजक प्राप्त करें। उपस्थित क्षर चुंबक के आवर्तकाल का व्यंजक प्राप्त करें। 2017 5 नंबर में पूछा है भाई, लिख लिया, लिखिए। माना एक क्षर चुंबक, माना एक क्षर चुंबक स्लैश में चुंबकीय द्विध्रुव, माना एक क्षर चुंबक स्लैश में चुंबकीय द्विध्रुव समरूप चुंबकीय क्षेत्र, समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी में चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर स्थित है। चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर स्थित है। चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर स्थित है। ठीक है, पूर्णविराम, पैरा चेंज। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, चित्र छापिएगा। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, चित्र छापिएगा। ये वाला चित्र सिर्फ देख रहे हो, आराम से छाप लो।
जिन लोगों को थोड़ा सा भी पूरे के पूरे मैग्नेटिज्म में जिनको थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है, तुरंत वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाइए, उसको एक बार रिवीजन कीजिए, तब इसके बाद इसको करिएगा, लगेगा कि वही दोबारा कर रहे हैं हम, है ना। छाप लिया चित्र। अब लिखिएगा यदि, चित्र के बाद लिखिएगा यदि चुंबकीय द्विध्रुव का, यदि चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल एम हो, कैपिटल एम हो, तो उस पर आरोपित बलाघूर्ण टाउ बराबर तो उस पर आरोपित बलाघूर्ण टाउ बराबर आघूर्ण बी हो, तो उस पर आरोपित बलाघूर्ण टाउ बराबर, तो उस पर आरोपित बलाघूर्ण टाउ बराबर, तो उस पर आरोपित बलाघूर्ण टाउ बराबर क्या होगा, एम बी साइन थीटा से लेकर के पूरा का पूरा लास्ट तक आ जाओ आराम से, है ना। छाप लो पूरा। तो इसको आप लोगों ने छाप लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम जानेंगे आगे की बात। भूचुंबकत्व के बारे में डाल दो हेडिंग, अर्थ मैग्नेटिज्म, भूचुंबकत्व। लिखिए भूचुंबकत्व, अर्थ मैग्नेटिज्म। लिख डाला। सुनो ध्यान से। जैसा कि हम जानते हैं कि यदि किसी छड़ चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तो किधर रुकेगा, उत्तर दक्षिण दिशा में रुकेगा। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि यार ये उत्तर दक्षिण में क्यों रुक रहा है, क्या कोई है इसे जो उत्तर दक्षिण में जाके रोक रहा है, कुछ तो होगा जो भाई इसे उत्तर दक्षिण में ही रोक रहा है। ये वाला इशू था कि भाई ये उत्तर दक्षिण में ही क्यों रुक रहा है। तो उन लोगों ने सोचा कि हो ना हो, मान लो ये यदि उत्तर है, ये क्या है, उत्तर है, ये यदि उत्तर है, मान लो हमारे यहाँ उत्तर दिशा कौन सा है, ये, अच्छा, तो ये इधर रुका हुआ है। इसका मतलब क्या है कि पक्का इधर, मान लो इसको कौन रोक सकता है, समझना, यदि उत्तर दक्षिण में रुक रहा है इसका मतलब क्या है कि मान लो ये है हमारा नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, यदि ये हमेशा इधर ही रुक रहा है इसका मतलब इधर क्या रहा होगा, कहीं पर साउथ रहा होगा जो नॉर्थ को आकर्षित कर रहा है, तभी तो साउथ आता होगा तो विकर्षित करके भगा देता होगा, और यहाँ पक्का नॉर्थ रहा होगा जो इसे इस ओर आकर्षित कर रहा है। ऐसा ही परिकल्पना किया वैज्ञानिकों ने। वैज्ञानिकों ने क्या सोचा, उन्होंने कि यार यदि नॉर्थ इधर रुक रहा है हमेशा, इसका मतलब पक्का इधर क्या होगा, साउथ होगा, जो नॉर्थ को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ठीक उसी समय में इस ओर क्या होगा, नॉर्थ होगा जो इसे आकर्षित कर लेता होगा। तो यदि हम इस धरती पर हैं और मैं कह रहा हूँ कि धरती पर यदि आप लटकाओगे किसी छड़ चुंबक को तो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में रुकेगा, इसका मतलब है ये यदि उत्तर है तो यहाँ क्या रहा होगा, दक्षिणी ध्रुव रहा होगा जो इसके उत्तरी ध्रुव को आकर्षित कर रहा है, तथा यहाँ क्या रहा होगा, यहाँ क्या रहा होगा, उत्तरी ध्रुव रहा होगा जो इसके दक्षिण ध्रुव को आकर्षित कर रहा है। तभी तो ये हमेशा उत्तर दक्षिण में ही रुकता है। पहली बात तो यहाँ से पता पड़ी। दूसरा बात, आखिर क्या है कि धरती के भीतर जब हम किसी लोहा के टुकड़े को डाल देते हैं तो कुछ समय बाद, एक वर्ष बाद वो चुंबक बन जाता है। ये भी उनको खटक रहा था वैज्ञानिकों को, आखिर कुछ तो है प्रॉब्लम। मतलब धरती के भीतर इसको रख दिया जाए, यदि लोहा का टुकड़ा है तो कुछ समय के बाद क्या बन जाएगा, चुंबक। और ये हम जानते हैं कि चुंबक के संपर्क में किसी लोहा के टुकड़ा को रख दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, चुंबक बन जाता है। तो प्रॉब्लम यही थी कि आखिर क्यों बन रहा है ये चुंबक। तो उन्होंने सोचा इसका मतलब पक्का धरती क्या है, एक चुंबक की तरह व्यवहार कर रहा है, धरती एक, ये बात उनको समझ में आ गई और सबने माना कि धरती एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार कर रहा है। विशाल चुंबक मतलब बहुत बड़ा चुंबक। ये रही हमारी धरती माँ और ये रहा धरती माँ का
चुंबक इतना बड़ा, कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया क्या? नहीं, बड़ा तो होगा। यहाँ पर साउथ पोल, यहाँ पर ये देखा गया, मतलब ऐसा माना गया एक्चुअली कि ऐसा ही होता होगा। एक बहुत विशाल चुंबक की तरह धरती व्यवहार कर रहा है ना, जिसका नॉर्थ पोल कहाँ है? उसके धरती के उत्तर में है, सॉरी दक्षिण में है ना, और साउथ पोल कहाँ है? धरती के उत्तर में। ऐसा मान लिया गया। ये इसका साउथ है, ये इसका नॉर्थ है। इसीलिए जब किसी चुंबक को हम लोग लटकाते हैं तो किधर रुकता है? उत्तर दक्षिण दिशा में। मान लो तुम यहाँ खड़ा हो गया तो तेरा साउथ इधर होगा, तो पक्का तेरा नॉर्थ इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ पता सब लोगों को पड़ गया और उन्होंने ऐसा मान लिया, एजम्पशन कर लिया कि ऐसा ही होता होगा। क्लियर है? अच्छा, तो अब दिक्कत यह थी कि भाई धरती के भीतर में कितना बड़ा चुंबक है ना, ये सब लोगों ने मान लिया। अब प्रॉब्लम ये था कि हम जानते हैं चुंबक अत्यधिक तापमान पर अपना चुंबकत्व खो देता है। अब धरती के भीतर जानते हैं हम कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, धरती का केंद्र बहुत ज़्यादा गर्म है, पता है ना आपको? अरे पता है ना, धरती का केंद्र जो है तो उसका तापमान सूर्य के तापमान के बराबर है, ये पता है आपको? यस, नहीं पता है तो जान लो। धरती को जब जितना खोदोगे उतना उसका तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। तभी तो भूकंप पता याद होगा, नीचे आग है वही जलता रहता है, जिस वजह से हाँ ज्वालामुखी वगैरह निकलता है, और जिस वजह से उसी आग की वजह से प्लेट्स टकराते हैं और भूकंप आता है। ये तो कंफर्म है कि धरती के भीतर क्या है? बहुत ज़्यादा गर्मी है। धरती के भीतर बहुत ज़्यादा गर्मी है, उसका तापमान लगभग सूर्य के तापमान के बराबर है, इतना तो पता है। और यदि उस तापमान पर इसको रख दिया जाएगा इस चुंबक को, तो क्या ये चुंबक अपना चुंबकत्व बचा पाएगा? हम जानते हैं चुंबक को गर्म करने से उसका चुंबकत्व खत्म हो जाता है। इसका मतलब इस चुंबक को तो नष्ट हो जाना चाहिए। तो पहली थ्योरी जो आई उसके भीतर एक बहुत बड़ा चुंबक है गड़ा हुआ, ये तो क्या फ्लॉप कर गई? अरे अपने लोगों ने सोचा कि एक चुंबक रहा होगा अंदर में गड़ा हुआ, है ना, जिसका उत्तरी ध्रुव धरती के दक्षिण में और दक्षिण ध्रुव धरती के उत्तर में है। ये बात सब लोगों ने माना, जिसको कुछ लोगों ने बाद में क्या कर दिया? फॉल्स मान लिया, इग्नोर कर दिया, गलत साबित कर दिया। आगे बात बढ़ती है। अब यदि ये नहीं तो क्या है? कुछ तो होगा। फिर दूसरी बात माना गया कि जो सूर्य है ना वही चुंबक है। सूर्य क्या है? और हम जानते हैं पृथ्वी सूर्य से टूट के निकला है। पृथ्वी सूर्य से टूट के पता है ना हमें, पृथ्वी कहाँ से टूट के निकला है? सूर्य से। और सूर्य को ही मान लेगा कि चुंबक है। अब सोचो किसी चुंबक से एक टुकड़ा को हटाओगे तो क्या ये भी एक चुंबक बन जाएगा? और इसके पास क्या होगा? नॉर्थ पोल भी। और ये बात बाद में आया सामने। अब दिक्कत इसमें भी यही था कि भाई पृथ्वी तो मान लो ठंडा हो गया, लेकिन फिर भी तो बीच में गर्म है। इसका मतलब यदि सूर्य से टुकड़ा है ये पृथ्वी और सूर्य भी चुंबक है, तो पृथ्वी का चुंबकत्व तो भी उस गर्मी की वजह से नष्ट हो जाना चाहिए, लेकिन चुंबकत्व तो बरकरार है। इस बात को भी नकार दिया गया कि ये बात पूर्णतः गलत है कि सूर्य एक चुंबक है और उस चुंबक की वजह से ही पृथ्वी उससे टुकड़ा हुआ टुकड़ा है, जिस वजह से पृथ्वी भी क्या है? एक चुंबक है। अच्छा, सेकेंड थ्योरी भी फ्लॉप। थर्ड बात आई कि देखो पृथ्वी तो गर्म है, हाँ गर्म है भाई, अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म है। और जब कोई पदार्थ गर्म होता है तो क्या होता है? उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है ना। जब बहुत ज़्यादा गर्म करोगे तो क्या निकलेगा बाहर? इलेक्ट्रॉन। ये हमेशा सनातन सत्य है। आप जाओ लकड़ी नहीं, प्लास्टिक का जो अपना चेयर है उसको रख दो धूप में, उस पर जाके तुम बैठ जाओ, तुम्हारे रोम जो है उस चेयर में चिपक जाएंगे। ऐसा कभी फील किए हो? हाँ, ऐसा होता है। गर्मी पाकर के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो अंदर में पृथ्वी के भीतर क्या हो गया? बहुत ज़्यादा गर्मी है और पृथ्वी के भीतर क्या होगा? जो भी धातु वगैरह है सब कहाँ होंगे? पृथ्वी के केंद्र पर होंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और धातु बहुत ज़्यादा भारी होता है। तो भारी चीज़ें कहाँ जाएंगी? बीच में, मतलब धरती के नीचे। तो वहाँ पर क्या है? बहुत ज़्यादा मोल्टेन स्टेट में, मतलब तरल अवस्था में धातु पड़े हुए हैं, और वो धातु गर्म होकर के अपना इलेक्ट्रॉन का परित्याग कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल चुके हैं। यानी कि अंदर में, धरती के अंदर में क्या है? यहाँ पर बहुत सारा मोल्टेन स्टेट में, मतलब तरल अवस्था में धातु है। धातु किस अवस्था में? तरल अवस्था में। और क्या ये घूम रहा है पृथ्वी?
पृथ्वी। अच्छा, घूमने की वजह से क्या ये अंदर में जो तरल पदार्थ है, धातु का जो तरल पदार्थ है जो धनावेशित है, क्या वो भी घूम रहा होगा? और धनावेश के घूमने से क्या उत्पन्न होता है? धारा। भाई आवेश के चलने से क्या उत्पन्न होता है? धारा। और विद्युत धारा जब बहती है तो अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करती है? चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और मैंने ही आपको पढ़ाया है कि जब किसी तार से धारा बहती है तो उसके भी दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इसीलिए ये चुंबक उसी वजह से उसी मोल्टेन स्टेट में जो हमारा मतलब तरल पदार्थ जो है जो घूम रहा है उसी की वजह से यह एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। तीसरी और सबसे प्रबल थ्योरी। क्लियर है? और इसमें इसका काट लगभग नहीं है, लेकिन इसको भी हम 100% सही मान नहीं सकते हैं और इस पर रिसर्च जारी है कि आखिर इसका वजह क्या है। क्योंकि जब चुंबकीय क्षेत्र को बाहर से देखा जाता है तो ये यूनिफॉर्म नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब यूनिफॉर्म का मतलब समरूप नहीं है। कहीं कहीं पर ज़्यादा है, कहीं कहीं पर कम है। उसकी रेखाएं जो है कहीं विरल है, कहीं सघन है। जबकि यदि इससे होता तो सेम होती। इसका भी ढेर सारा रीज़न हो सकता है। मान लो धरती के चारों ओर फिर से कौन सा आवेश, मान लो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। अच्छा, यहाँ पॉजिटिव तो धरती के शीर्ष पर नेगेटिव, क्योंकि धरती पर कुल आवेश तो जीरो होगा। धरती पर कुल आवेश, और वैसे भी जानते हैं ना ये निगेटिव ही होता है। धरती का जो पृष्ठ होता है कौन सा आवेश होता है? कैसे पता? तभी ना ऊपर से पॉजिटिव लाते हैं, नीचे से निगेटिव, तब ना काम चलता है। रे निगेटिव है ना कहते हो अर्थिंग को, कि पॉजिटिव कहते हो? निगेटिव कहते हो, अर्थिंग जोड़ते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर निगेटिव है। हवा का कौन सा आवेश यहाँ पर आ गया होगा? भाई हवा में भी आवेश होगा ना रे। हम जानते हैं वायु, हमने क्वेश्चन लिखा है वायु उदासीन क्यों नहीं होता है, लिखा है ना क्वेश्चन? नहीं लिखा है? लिखा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। वहां पर हमारा प्रश्न था कि जो हमारा वायु होता है वह विद्युतः उदासीन क्यों नहीं होता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, मैंने लिखवाया भी होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि भाई वायु में क्यों होता है आवेश। ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए क्यों होता है आवेश, क्योंकि फिर से वायु किस किस से बना हुआ है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, प्लान, डिम का। क्या सब पर सूर्य का प्रकाश जा रहा है? और हम जानते हैं सूर्य का प्रकाश जैसे ही पड़ेगा क्या इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर के बाहर निकल जाएगा। तो जो ऑक्सीजन का एक परमाणु होगा उससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर। क्या उस ऑक्सीजन पर धनावेश हो गया? अरे हो गया ना। और इलेक्ट्रॉन ही दुनिया में घूम रहा है, तो क्या इसीलिए वायु में आवेश उत्पन्न हो गया? नहीं हुआ, हो गया। इसीलिए वायु विद्युतः उदासीन नहीं होता है, मतलब वायु में आवेश होता है। और उस आवेश का धन पार्ट जो है कहाँ रहता है? धरती के पृष्ठ के पास रहता है। अब सोचो, क्या हवा बह रही है? हवा, और हवा के बहने से क्या ये आवेश भी बह रहा है? और आवेश जैसे ही बहता है क्या उत्पन्न होता है? विद्युत धारा। और विद्युत धारा क्या उत्पन्न करती है? चुंबकीय प्रभाव। क्या उत्पन्न करती है? इसीलिए भी पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण इसे भी माना गया कि पृथ्वी के चारों ओर आवेश है जो कि घूम रहा है, और उस आवेश के घूमने की वजह से पृथ्वी पर क्या उत्पन्न हो जाता है? क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और जब ये सब बातें वैज्ञानिकों को पता पड़ा तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब धरती के चुंबकत्व का कोई एक कारण नहीं हो सकता है। क्या थोड़ा थोड़ा इस वजह से भी चुंबक उत्पन्न होता होगा, और थोड़ा थोड़ा अंदर में घूमने की वजह से भी। और इस बात को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है कि धरती के अंदर चुंबक है, तभी तो चुंबक निकल रहा है। तो इसीलिए पृथ्वी का जो कुल चुंबकीय क्षेत्र है वह कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम है, मतलब असमरूप है। इसका वजह यही है कि पृथ्वी के चुंबकत्व का कोई एक कारण नहीं है। ढेर सारे कारणों से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिस वजह से उसका चुंबकीय क्षेत्र समरूप नहीं होता है। हमें सारी बातों को लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे भूचुंबकत्व, लिखकर डैश लिखिए और लिखिएगा। मेरी बातें थोड़ी थोड़ी समझ में आई? एक बड़ी स्टोरी मैंने लंबी सुनाई, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, ठीक है? मैं उसी बात को लिखवाने वाला हूं। लिखिएगा, पृथ्वी एक विशाल चुंबक की भांति व्यवहार करती है। पृथ्वी एक विशाल चुंबक की भांति व्यवहार करती है। की भांति व्यवहार करती है, जिसका उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव में, पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर, जिसका उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर, जिसका उत्तरी ध्रुव
पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर तथा दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। लिख लिया। ध्यान से एक बार देखना। तो देखो, ये हमारा धरती है, धरती हमारी माँ है, पता है आपको। इसको बोलते हैं चुंबकीय ध्रुव, और यहां से जो है एक लाइन गुजरता है, इसको बोलते हैं चुंबकीय अक्ष। क्या बोलते हैं? चुंबकीय अक्ष। अच्छा, और एक लाइन सीधे से गुजारूंगा यहां से, इसको बोलूंगा भौगोलिक अक्ष। भौगोलिक, ठीक है, ये हमारा क्या है? भौगोलिक अक्ष। अब देखो, इसके बीच में 11.3 डिग्री का एंगल होता है। कितना? 11.3 डिग्री। मतलब इसका क्या मतलब है? आपने उत्तर किधर माना है? ये उत्तर है हमारा, सीधा बीच में मानते हो कि थोड़ा टेढ़ा हो गए? पूरा बीच में। हमारी जो उत्तर दिशा क्या है? पूरा का पूरा बीच में है, पूरा का पूरा बीच में है। ओके, लेकिन हमारा जो चुंबक है धरती में जो गड़ा हुआ, जिसको एजम्पशन किया गया, या फिर पृथ्वी का जो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है, वो पूरा बीच में नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा सा। तो जो हमारा दिशा है वो ऐसे है, जबकि चुंबक थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा सा। इस दोनों के बीच का एंगल कितना टेढ़ा है? 11.3 डिग्री। मैं आपको तुरंत प्रमाण दे सकता हूं कि कैसे है। आप जानते हो हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन है उसमें क्या रहता है? कंपास। क्या रहता है? मैग्नेटिक कंपास। हम उसका प्रयोग करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे कैसे होता हो। अच्छा, जरा सोचो तो, क्या इस मोबाइल फ़ोन के भीतर में चुंबक होगा? चुंबक होगा, अंदर में चुंबक होगा, और फ्रीली सस्पेंडेड होगा चुंबक। जैसे इधर करता होगा, चुंबक नीचे सट जाता होगा। नहीं यार, इसमें कोई चुंबक नहीं है। इसमें प्रयोग किया जाता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का। जैसे ही मैं कंपास ऑन करता हूं, तो एक सर्किट से, स्पेशल सर्किट से करंट फ्लो होने लगता है। और हम जानते हैं कि जब किसी धारावाही तार से धारा बहती है तो वो दो ध्रुव उत्पन्न करता है, उत्तरी ध्रुव और उसी ध्रुव की सहायता से पता करता है ये कि आपका उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है ना। पता नहीं यार, मुझे मिल नहीं रहा है वो कंपास, कहाँ चला गया? बट इसमें था, कहाँ गया भाई? और सर्च करूं कंपास, यस, सच में मिल गया। हाँ भाई देखो, और इसको हिला उला के देखोगे ना आप, तो पता पड़ेगा कि फिर भी वो उत्तर में ही है ना। जैसे देखो, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके बताऊंगा। वैसे अभी देखो, उत्तरी ध्रुव ये बता रहा है, इधर थोड़ा सा टेढ़ा है। एग्जैक्ट मैं बीच में रखता हूं, थोड़ा सा पता पड़ेगा आपको कि कितना टेढ़ा है। यस, कैसे दिखाऊं? ये दिखाऊं, अभी आप देख सकते हो। थोड़ा सा इसको ब्राइट कर लेता हूं, या ओ गॉड, हट गया वो। ये देखो, उत्तरी ध्रुव है इधर। आप ट्राई करोगे तो ये देखो, उत्तरी ध्रुव उधर है ना, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। थोड़ा सा देखोगे तो थोड़ा सा ये उठा हुआ है। मतलब आप अपने पास भी, यदि आपके पास कंपास हो तो देखना, एग्जैक्ट उत्तर से थोड़ा सा उधर की ओर होगा। जिसके पास कंपास है मोबाइल फोन, वो देख सकता है एग्जैक्ट उत्तर से थोड़ा सा क्या होगा, उधर की ओर होगा। जैसा कि मैं भी देख पा रहा हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा है एग्जैक्ट उत्तर से। जो एग्जैक्ट उत्तर है और जितना टेढ़ा है, उसके बीच का एंगल कितना है? 11.3 डिग्री। और आप मोबाइल को घुमा के देख लो, वो उत्तर उधर ही रहेगा, जिधर है उत्तर उधर ही रहेगा। देखो मैं घुमा रहा हूँ, देख रहे हो, मैं घुमा रहा हूँ, ओह माय गॉड, देखो मैं घुमा रहा हूँ, लेकिन उत्तर कुछ भी नहीं लिख रहा है, उत्तर दक्षिण लिखा रहा है। अच्छा, वो दिखा रहा है कि आपका मोबाइल कितना टेढ़ा है।
आप हॉरिजॉन्टली रख दोगे तो 0 0 हो जाएगा वो, है ना, वो दिखा रहा है। और उत्तरी दक्षिणी का भी पूरा का पूरा एग्जैक्ट हो जाता है, ठीक है, धरती के साथ 90 डिग्री पर होना चाहिए वो, परपेंडिकुलर। इसमें 2-3 बातें होती हैं, एंगल ऑफ डीप वगैरह होता है। तो आपने यहाँ से जाना कि ये इसके अंदर में क्या रहा होगा, इसके अंदर में क्या रहा होगा, चुंबक रहा होगा कि नहीं रहा होगा, नहीं रहा होगा। भाई चुंबक कैसे रह सकता है, और चुंबक को कौन लटकाएगा वहां पे अंदर में, सोचो तो। क्या कोई प्राणी अंदर में घुस करके रहा होगा खड़ा, कि जैसे ही आप मैग्नेटिक कंपास ऑन करोगे तुरंत खड़ा हो जाएगा लंबू की तरह, ये लो भाई लटक गया, इधर उत्तर इधर, उसमें दिखाएगा स्क्रीन पे जाके, इधर घूम इधर घूम इधर घूम, ऐसा क्या कोई करने वाला होगा, नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल है। और मोबाइल फ़ोन में चुंबक रहे, सोचो यदि हिल उड़ जाए, गिर उड़ जाए, तो क्या उस चुंबक को टूट जाना चाहिए था, या कहीं फंस जाना चाहिए था, घूमना बंद कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मोबाइल ऑफ कर दो, ऑन कर दो, पटक दो, सीधा कर दो, यदि जब भी ऑन होगा अपने आप सब कुछ काम करेगा और आपका कंपास भी काम करने लग जाएगा। इसका मतलब अंदर में चुंबक नहीं है, और वैसे भी चुंबक हो भी नहीं सकता। वहाँ पर एक विशेष सर्किट से धारा बहती है, और हम जानते हैं जब किसी सर्किट से धारा प्रवाहित होती है तो वो क्या उत्पन्न करती है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और एक तरफ उत्तरी ध्रुव एक तरफ दक्षिण ध्रुव का निर्माण करती है। इसीलिए उसी की सहायता से मैग्नेटिक कंपास जो है क्या करता है, दिशा का पता लगाता है, और कंफर्म एग्जैक्ट दिशा होता है वो, ठीक है। और इसी का प्रयोग करके, जैसे मान लो यहाँ से कहीं से बम वगैरह का तार गया हुआ है ना, कहीं से क्या गया हुआ है, बम का तार क्रॉस किया है, तो किसका तार क्रॉस किया है, बम वगैरह का तार क्रॉस किया है। अब मुझे यदि पता करना है कि बताओ भाई यहाँ से तार गया हुआ है, तो हम एग्जैक्ट जाकर के पता तो कर नहीं सकते हैं, पता कैसे कराएंगे भाई, नीचे से अंदर से गार करके निकला हुआ है तार, अंदर है अंदर, हमको जानना है कि यहाँ से क्या कोई तार गया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो करने वाला, तो क्या करेंगे, यहाँ पर चुंबक ले जाएंगे, क्या ले जाएंगे, और उस चुंबक को, उस चुंबक की तार में धारा बहेगा तो क्या उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र। जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र के पास कोई चुंबक जाएगा वो क्या करेगा, क्या करेगा बोले, चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षण पैदा करेगा। हेलो जी, ओके ओके, ठीक है, क्या उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र, और वह चुंबकीय क्षेत्र उस चुंबकीय क्षेत्र जो है दूसरे किसी चुंबक की वजह से आकर्षण करेगा या फिर विकर्षण करेगा, और हमें पता पड़ जाएगा कि यहाँ पर कोई धारावाही तार क्रॉस किया है, हम बिना देखे हुए भी कह सकते हैं। क्लियर है, चलिए तो लिखते हैं, क्या लिख रहे हैं, भू चुंबक तो लिख लिया, डायग्राम बनाओ, ये वाला डायग्राम बनाओ, रफ्तार में बनाओ, लिख लिया, डायग्राम बना लिया। हाँ, वहाँ भी चुंबक क्या उत्पन्न करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। कैसे, देखो साउंड कब प्रोड्यूस होता है, जब वाइब्रेशन क्रिएट होता है तब। देखो जैसे मैं टक्कर मारा तो क्या हो गया, इस हाथ से इस हाथ के बीच में कंपन पैदा हुआ। क्या पैदा हुआ, कंपन। अच्छा, आप इसका और ज़्यादा सीटी देखे होगे, सीटी को छूना, जब बजा करके देखना बहुत ज़्यादा वो वाइब्रेट कर रहा होगा। और स्पीकर को भी छू के देखना कभी, वो भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा हो। साइकिल की घंटी है, बजाना तो छू के देखना, वाइब्रेट कर रहा है, यानी कि वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड। साउंड जब 11th में मैंने पढ़ाया होगा तो बताया होगा कि साउंड का उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है, कंपन।
क्या है? कंपन। हम भी बोल रहे हैं, गला छू के देख लो, जैसे मैं बोलूंगा कंपन हो रहा है, क्या हो रहा है? कंपन। अच्छा, मोबाइल भी बजता है, छूना दे जरा उसका, स्पीकर मोड में डाल के देखना, कंपन करेगा वो, है ना। और जितना कम कंपन होगा उतना कम साउंड प्रोड्यूस होगा। जैसे देखो यहाँ पे मैंने मारा, कम कंपन हुआ, जरा उस टीन पे मार के देखो, बहुत ज़्यादा आवाज़ होगा। देखो कंपन ही नहीं हुआ तो आवाज़ भी नहीं है, और टीन पे मारोगे तो बहुत ज़्यादा आवाज़। क्यों? क्योंकि टीन बहुत ज़्यादा कंपन पैदा कर रहा है, कंपन उत्पन्न कर रहा है, जिस वजह से साउंड भी बहुत ज़्यादा है। क्या करो, घंटी को पकड़ लेना हाथ से, तब ऐसे ऐसे करना, बजेगा? बजेगा, लेकिन बहुत कम, बहुत कम। अरे होगा ना? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि कंपन को आपने बाधित कर दिया, जिस वजह से कंपन कम हो गया, कंपन के कम होने की वजह से साउंड कम हो गया। अच्छा, अब बात कर रहे हैं कि भाई वो कैसे, वो स्पीकर कैसे उसमें साउंड प्रोड्यूस करता है, और क्यों स्पीकर में वो चुंबक मैग्नेट लगा होता है। देखो स्पीकर में एक तार भी गया हुआ होता है, खोल के देखना कभी, एक क्या होता है? तार। उस तार से धारा बहाई जाती है, क्या बहाई जाती है? धारा। और दूसरा हमारा क्या है? चुंबक लगा हुआ है। उस चुंबक का जो होल होता है उसी में तार को डाल दिया जाता है, और जब तार से धारा बहती है तो तार अपना क्या उत्पन्न करता होगा? उत्तरी और दक्षिणी। उस उत्तरी दक्षिणी में होने की वजह से, और चुंबक का उत्तरी दक्षिणी क्या उस पर आकर्षण विकर्षण पैदा करता होगा? अरे चुंबक का भी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होगा ना, और तार से धारा बही तो तार का भी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है। तो क्या हो गया, इस उत्तरी दक्षिणी, तार के उत्तरी दक्षिणी ने चुंबक के उत्तरी दक्षिणी को या तो आकर्षित किया, नहीं तो स्पीकर में जो तार जाता है, जो करंट जाता है, वो जाता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, जो उसी रेशियो में करंट पैदा करता है कि भाई कितना किया जाए तो क्या आवाज निकलेगा, उस हिसाब से वहां आकर्षण विकर्षण होता है। लगा होता है पर्दा, पर्दा क्या करता है? वाइब्रेशन क्रिएट करता है। देखना जरा कभी, ऐसे ऐसे कर रहा होगा पर्दा, खूब ज्यादा कर रहा होगा, देखना कभी, आवाज नहीं आता। वही तो, हमारा गला फट जाएगा, आवाज नहीं आएगा, है ना। तो वो क्या होता है, वो बहुत ज्यादा वाइब्रेशन क्रिएट करता है। जिस अनुपात में वहां से करंट जाता है उसी अनुपात में यहाँ पर साउथ नॉर्थ क्रिएट होता है, और उसी अनुपात में पर्दा अप डाउन वाइब्रेशन करता रहता है, और आवाज बाहर निकल। बस यही फंडा है। क्लियर है? तो आपने जाना कि क्यों होता है उसमें मैग्नेट, क्योंकि उस मैग्नेटिक फील्ड में कौन रखा हुआ है? एक करंट कैरिंग वायर। उस पर क्या लगना चाहिए? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगना चाहिए। इस वजह से एक मैग्नेट और दूसरा करंट कैरिंग कॉइल लगा हुआ होता है। क्लियर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? गुड। क्या लिख लेते हैं हम? ये लिख लिया? हाँ, लिखिएगा भूचुंबकत्व का कारण। भूचुंबकत्व का कारण, लिखिएगा नंबर 1 लिख करके। सर्वप्रथम पृथ्वी के भीतर एक विशाल क्षर चुंबक के गरे होने की कल्पना की गई। एक विशाल क्षर चुंबक के गरे होने की कल्पना की गई। एक विशाल क्षर चुंबक के गरे होने की कल्पना की गई। कल्पना की गई तथा पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण उसी क्षर चुंबक को माना गया। तथा पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण उसी क्षर चुंबक को माना गया। उसी क्षर चुंबक को माना गया। उसी क्षर चुंबक को माना गया। पूर्ण विराम पैराचेंज। पृथ्वी का केंद्र बहुत अधिक गर्म होता है, या पृथ्वी के भीतर का तापमान बहुत अधिक होता है। पृथ्वी के भीतर का तापमान बहुत अधिक होता है। तथा पृथ्वी के भीतर का तापमान बहुत अधिक होता है। अत्यधिक तापमान पर उस क्षर चुंबक को नष्ट हो जाना चाहिए। अत्यधिक तापमान पर उस क्षर चुंबक को नष्ट हो जाना चाहिए तथा पृथ्वी का चुंबकत्व समाप्त हो जाना चाहिए।
तथा पृथ्वी का चुंबकत्व समाप्त हो जाना चाहिए, का चुंबकत्व समाप्त हो जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है, परंतु ऐसा नहीं होता है। चुंबकत्व समाप्त हो जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। इसीलिए इस सिद्धांत को गलत माना गया, इस सिद्धांत को गलत माना गया। लिख लिया? ऐसे ही मैंने चारों बात बताई है ना, नहीं बताई है? ये बताई। अगली बात क्या बताया मैंने कि भाई पृथ्वी सूर्य का टुकड़ा है और सूर्य भी चुंबक है, इसीलिए पृथ्वी भी उसी का टुकड़ा है, इसीलिए पृथ्वी भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। क्लियर है? थर्ड मैंने क्या बताया, पृथ्वी के भीतर तरल अवस्था में धातु पाए जाते हैं जो अत्यधिक गर्म होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का परित्याग करके धनावेशित हो जाते हैं। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण वो धनावेशित धातु का जो तरल पदार्थ है वो क्या होता है, गति करता है और उसी गति से विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है तथा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण धरती का चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। ये मैंने थर्ड बात बताई थी। और फोर्थ, पृथ्वी के चारों ओर हवा है। क्या है? उस हवा में धनावेश है तथा हवा के बहने की वजह से वो धनावेशित जो धनावेश है वो बहता है तथा आवेश के बहने से धारा उत्पन्न होती है और विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है, जिसकी वजह से पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या चारों कारण समझ में आए? वैसा ही चारों बात लिखना है एक एक करके। सेकेंड लिखो। पृथ्वी सूर्य का टुकड़ा है, पृथ्वी सूर्य का टुकड़ा है तथा सूर्य को ही चुंबक माना गया, तथा सूर्य को ही चुंबक माना गया, तथा सूर्य को ही चुंबक माना गया। सूर्य का टुकड़ा होने की वजह से पृथ्वी भी चुंबक की तरह व्यवहार करती है, होने की वजह से पृथ्वी भी चुंबक की तरह व्यवहार करती है। पृथ्वी भी चुंबक की तरह व्यवहार करती है। पृथ्वी भी चुंबक की तरह व्यवहार करती है। पूर्ण विराम पैरा चेंज। परंतु अत्यधिक तापमान पर उस चुंबक को नष्ट हो जाना चाहिए, इसीलिए इसे भी गलत माना गया। परंतु अत्यधिक तापमान पर इस चुंबक को नष्ट हो जाना चाहिए, इसीलिए इसे भी गलत माना गया। अत्यधिक तापमान पर इस चुंबक को नष्ट हो जाना चाहिए, इसीलिए इसे भी गलत माना गया। थर्ड, लिखिएगा। अब क्या है वो वाला, पृथ्वी के भीतर, हाँ लिखिए, थर्ड लिखिएगा। पृथ्वी के भीतर तरल अवस्था में धातु पाए जाते हैं। अत्यधिक तापमान के कारण वे धनावेशित हो जाते हैं। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण आवेशित तरल धातु पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण आवेशित तरल धातु गतिशील रहते हैं
गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, इसीलिए पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार करती है। इसीलिए पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार करती है। इसीलिए पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार करती है। अगली बात लिखिएगा। लास्ट लिखिए, पृथ्वी के चारों ओर हवा है। हवा की मोटी परत है लिखना। पृथ्वी के चारों ओर हवा की मोटी परत है तथा हवा आवेशित होता है। तथा हवा आवेशित होता है। तथा हवा आवेशित होता है। जब हवा बहती है तो आवेश के बहाव के कारण पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। के कारण पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, पहला चैनल को लिखना। लिखो, ये सभी कारण पृथ्वी के चुंबकत्व का पृथ्वी के चुंबकत्व की सटीक व्याख्या नहीं कर पाते हैं। सटीक व्याख्या नहीं कर पाते हैं। क्योंकि पृथ्वी की ध्रुवता बदलती रहती है। पृथ्वी की ध्रुवता बदलती रहती है। ये सभी कारण पृथ्वी के चुंबकत्व की सटीक व्याख्या नहीं कर पाते हैं। क्योंकि पृथ्वी की ध्रुवता बदलती रहती है, इसीलिए पृथ्वी के चुंबकत्व का वास्तविक कारण हमें अभी तक पता नहीं है। पृथ्वी के चुंबकत्व का वास्तविक कारण हमें अभी तक पता नहीं है। तथा उपरोक्त कोई भी एक कारण पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण नहीं हो सकता है। तथा कोई भी एक कारण पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण नहीं हो सकता है। तथा कोई भी एक कारण पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण नहीं हो सकता है। पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण नहीं हो सकता है। इस संबंध में वैज्ञानिकों के द्वारा अनुसंधान जारी है। इस संबंध में यानी कि पृथ्वी के चुंबकत्व से संबंधित रिसर्च चल रहा है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। वैज्ञानिकों के द्वारा अनुसंधान जारी है। वैज्ञानिकों के द्वारा अनुसंधान जारी है। अनुसंधान मतलब रिसर्च जारी है। जारी है। रखते हैं विद्यार्थियों, आज इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय और गुड नाइट।